गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रिवीजन कर रहे हैं वे आंखें पाठ को। आरोह में पद्य खंड में ये तीसरा पाठ है और ये कविता है। इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। आपको कल पढ़ने के लिए कहा गया था कि आप रिवाइज करेंगे। हर बात में ये नहीं है कि हमको ये नहीं लिखवाया गया है, हम ये जानते ही नहीं हैं। अब इसमें है सबसे पहले कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय। आपको साथ साथ का मतलब यहाँ से जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ आपको आंसर बोलते जाना है। इनका मूल नाम क्या था, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, सम्मान, इन्हें कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था, जिसमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण। उनका जन्म हुआ सन 1900 में कोसानी जिला अल्मोड़ा में और इनकी मृत्यु हुई सन 1977 में। साहित्यिक विशेषताएं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दे। साहित्यिक विशेषताएं का मतलब एक लाइन में एक पॉइंट नहीं लिखना है। आपका 11th का स्टैंडर्ड जितना इसमें दिया हुआ है उसमें से कोई भी 3 पैराग्राफ को चुनकर लिखना है। साहित्यिक विशेषताएं, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ, इन्हें छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। प्रकृति के चितेरे कवि हैं कौन, सुमित्रा नंदन पंत जी। और यहाँ से लेकर दस्तावेज है तक माने हिंदी कविता की प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम, माने फूलों पत्तों और इनकी जो सुंदरता, इस पर जो इन्होंने कविताएं लिखी है तो इसको जो विषय बनाया है वह इन्होंने ही आरंभ किया था। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। जैसे हम प्रकृति को महसूस करते हैं, जो यदि कुछ कारणों से शोक में है, दुखी है, तो ठंडी हवाओं से ऐसा लगता है मानो ये ठंडी हवाएं प्रकृति के रूप में अपना शोक प्रकट कर रही हैं। यदि कोई प्रसन्न है तो लगता है कि हमारे साथ साथ प्रकृति भी प्रसन्न है। तो इस प्रकार अंतरंग संबंध माने प्रकृति और मनुष्य का संबंध इन्होंने स्थापित किया है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। बदलाव माने जैसे पुरानी बहुत ज्यादा रस छंद अलंकार का समावेश जिससे कविताएं क्लिष्ट हो जाती थी, तो इसके स्थान पर छायावादी माने प्रकृति को किस रूप में, मनुष्य और उसकी भावनाओं के रूप में चित्रित करना, और उसमें भी कविताओं में बहुत कम बंधन। प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं लिखी जिसमें छंदों या अलंकार का बहुत ज्यादा बंधन न होकर आधुनिकता है। इसी प्रकार इसमें और साहित्यिक विशेषताएं हैं। पंत जी भाषा के बहुत सचेत थे, भाषा के प्रति बहुत सचेत थे, माने लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सटीक हो, कविता पढ़ने में उसी प्रकार लयपूर्वक हो, ऐसी भाषा और शब्दों का प्रयोग करते थे। स्वयं पंत चित्र भाषा माने उनकी भाषा से बोलकर पढ़कर ही ऐसा महसूस होने लगता था कि इसकी ये इस प्रकार होगा, माने सामने उसको आभास कर पाते। उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उनकी भाषा का उसमें प्रयोग होता है। ये जो कविता है वे आंखें किस दौर की कविता है, प्रगतिशील दौर की कविता है। इस प्रकार आप स्वयं ही इन प्रश्नों के उत्तर रखें ताकि यदि इसमें से कुछ प्रश्न निकलते हैं तो आपको ये न लगे कि अलग से हमने लिखा नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं अवलोकन कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आपको इसके संबंध में पूर्णतया जानकारी है। और ये जो पाठ है इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले तो जो स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष था उसमें निचले स्तर के लोगों को बार बार ये समझाया गया कि हमारा देश होगा, हम स्वतंत्र होंगे, हमारा जनतंत्र होगा। इस आधार पर हमें आजादी मिली
आजादी मिलने के बाद सतत जिन्होंने इस आजादी के लिए प्रयास किया, और आजादी के बाद सबसे अधिक आवश्यकता थी भारत में विकास के, माने शिक्षा और ये सब चीजों को आगे बढ़ाने की। तो इसमें चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा जो राष्ट्र है भारत, उसमें कृषि ही मुख्य हम लोगों का व्यवसाय था सबसे पहले। उस आधार पर चूंकि उस समय में भारत में किसानों की दशा अच्छी नहीं थी, तो किसान का जीवन कवि को आहत करता है, माने किस प्रकार ये किसान अभी भी आजादी मिलने के बाद उसका लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है, बल्कि ये किस प्रकार दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में, कहने का तात्पर्य है जब स्वतंत्रता मिली लोगों को लगा अब स्वतंत्रता मिल गई, हम लोग के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन सबसे नीचे के जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए वे उसी प्रकार ही रह गए, निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया जा सका। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे। कौन सा दुष्चक्र? राजनीति का, कि सब कुछ व्यवस्था सही होने की उम्मीद जो किसानों ने लगाई थी वहां तक उन तक लाभ न पहुंच पाने का एक रूप, माने ऐसे दुष्चक्र में फंसे हुए किसान का पारिवारिक दुख को व्यक्त किया है। इसमें समाज की वर्गीय चेतना का, कौन सा, कि जो सक्षम पक्ष है, माने जिसने कर्ज दिया, जो वसूली कर रहा है, वो एक वर्ग हुआ, उच्च वर्ग, और जो किसान है जो शिक्षा के अभाव में और इस प्रकार आर्थिक क्षमता के अभाव में किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसका इसमें इस पाठ में वर्णन है। आंखें किसकी है? किसान की। वर्णन किसने किया है? कवि ने। हालांकि ये सबकी भावनाएं कवि की हैं, जो एक किसान में होती हैं उसका कवि ने बहुत अच्छे शब्दों में चित्रण किया है। आपको कल रिवाइज करने के लिए कहा गया कि जो अर्थ पहले आपने पढ़ा था उसके आधार पर आपने क्या किया है। प्रश्न है, पहला जो पद्यांश है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार सदृश बह खिसका। इतने में आपको पहले इसका अर्थ लगाना है कि प्रसंग इसमें क्या है। संदर्भ आपको मालूम है कि आरोह के पद्य खंड से वे आंखें नामक कविता से लिया गया। इसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है। प्रसंग इसमें क्या है? किसानों की उस समय की दुर्दशा, माने उस समय की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति का वर्णन है, और इसमें आपको व्याख्या लगानी है शब्दार्थों के सहित। कवि कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, माने किसान की आंखें दुख, दीनता, गरीबी की अंधेरी गुफा के समान भयानक है। जैसे गुफा में दूर तक अंधकार ही रहता है, वैसे ही इनकी आंखों में क्या है? गरीबी और निराशा है। जिस प्रकार उस गुफा में, माने जहां यहाँ से वहां तक अंधकार हो, देखने से डर लगता है, उसी प्रकार कवि को किसान की इन आंखों में देखने से डर लग रहा है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार गुफा में एक यदि चिंगारी हो जाए, माने प्रकाश का एक भी पुंज हो जाए, साधन हो जाए, तो उसमें कुछ उम्मीद हो सकती है कि कुछ दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ से वहां तक अंधेरा है। वैसे ही किसान के जीवन में निराशा रूपी अंधकार है कि उसके साथ अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, वह हर तरफ से हताश निराश हो चुका है। आशा की कोई भी किरण नहीं है, केवल गरीबी है, दुख कष्ट सहने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उसके इन आंखों में देखने का साहस नहीं हो रहा है। दूसरे जो पद्यांश है उसके नीचे जिसको एक साथ लिए, आज स्वतंत्र भारत, स्वाधीन कहा गया है ना, वह स्वाधीन किसान रहा। इसमें कवि का तात्पर्य है कि ये स्वाधीन स्वतंत्र भारत का किसान है जिसकी आज भी यह दशा दिखाई पड़ रही है, और अभिमान आंखों में भी झलकता है, माने जब भारत स्वतंत्र हुआ, ये विरोधाभास है। आपको ये जो बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था की गई, बहुत सारे विकास के काम भी हुए, विकास की गति में भारत आगे भी बढ़ा, लेकिन कहीं कहीं पर ये स्थिति उस समय बनी हुई थी,
इसको लोगों के सामने लाने के लिए यह कविता है। कहते हैं कि किसान की दशा में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। किसान को मझधार में छोड़कर शासक वर्ग ने अकेला किसान को छोड़कर आगे बढ़ा, माने किनारे कर दिया। सबसे पहले बात ये थी कि राजनीति में जो भी आते, जिस प्रकार का काम सामने आता, लोग उसमें आगे बढ़ जाते। तो उसके कवि के अनुसार यह जो किसान है वह मानो अकेला छूट गए हो, इसको कोई लाभ नहीं मिल पाया है। आपको इस आधार पर प्रश्न किया जाएगा और उसका आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, कवि जो इस पाठ के कवि हैं कौन है? आपको कवि का नाम पहले बताया गया, कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। और ये जो 2 पैराग्राफ है, माने पहला और दूसरा जो हमने 2 पद्यांश पढ़ा, किसान की आंखों का कैसा चित्रण किया गया है, कैसा बताया गया है किसान की आंखों को? जिस प्रकार अंधेरी गुफा होती है, किसान की आंखों में यहाँ से वहां तक निराशा, गरीबी है, और यह अंधकार है, गरीबी रूपी अंधकार है, जिससे उसकी आंखों में देखने से डर लगता है। दूसरा प्रश्न है, कवि को किसान की आंखों से क्यों डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उसकी आंखों में गरीबी, शोषण, महाजन का अत्याचार का डर और कष्ट, पीड़ा रूपी निराशा का अंधकार है। आशा की कोई चिंगारी नहीं है, माने उसके जीवन में कोई भी सुख संतुष्टि नहीं है, इसलिए कवि को उसकी आंखों में देखने से डर लगता है। और तीसरा प्रश्न है, आजादी के बाद किसान की दशा में क्या सुधार हुआ? ये आपको अपने से उसमें अर्थ लगाना है कि जैसे उम्मीद लगाया किसने? कवि ने, कि आजादी के बाद किसान की दशा में सुधार होगी, किंतु ये जो किसान का वर्णन किया गया कोई सुधार नहीं हुआ है। ये कवि का विरोधाभास है कि स्वाधीन भारत में आज भी कृषि कार्यों में लगे हुए किसानों की दशा ऐसी है, शासक वर्ग इनको एक तरफ छोड़कर आगे बढ़ रहा है। ये कवि का एक प्रकार से आह्वान है, किसके लिए? भारतीय किसानों के लिए, शासन के प्रति, और जमींदारों और महाजन को बदलने का एक प्रयास है कि किस प्रकार किसानों की ये दुर्दशा है भारत में, इसके लिए हम आगे बढ़ें, लोगों को अवगत कराएं, शासन का उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराएं और इस प्रकार उसकी दशा अच्छी हो। इसी प्रकार आपको अगले पद्यांश में प्रश्नों के उत्तर लहराते हुए खेत दृगों से ही में मारा तक का अर्थ लगाना है और इस प्रकार के यदि आपको प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर दे सकें।